Hello friends, this is Yash and I welcome you all to our channel यश सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर ग्रुप 16, 17 और 18 की पार्ट 5 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने हाइड्राइड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये देखिए, सारे जो ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सारे 16 एलिमेंट्स को तो हम जानते ही हैं, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। और सर पहला एलिमेंट क्यों नहीं, क्योंकि उसी के साथ सबका रिएक्शन देख रहे हैं। क्यों हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में होता है और एयर में सबसे रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन ही है। दूसरी जो गैस है वो है N2, जो कि हाईली स्टेबल होती है ड्यू टू इट्स ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए वो जनरली इनर्ट टाइप का होता है। जी हाँ, नाइट्रोजन का भी बॉन्ड टूटता है, बट वो टूटता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। ओके, लाइटनिंग। तो सबसे पहले ऑक्साइड देखेंगे हम EO2 टाइप की। अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो मेरी, तो उसमें मैंने सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था, या फिर ग्रुप 16 फैमिली के बारे में बताया था। और किसी भी फैमिली का अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज देखना, तो उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला अब भी बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, और ये होता है N-2 टू N। N-2 क्या है, जी हाँ, N ओ यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आ जाता है N-8, N-8। ठीक है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ऑक्सीजन फैमिली का, ये आ जाएगा 6 - 8 टू N6। वेट 6, ये N क्या है, N को बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा -2 टू +6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -2 तो हम सबको पता है, ऑक्सीजन दिखाता ही है, -2 दिखाता है। ओके, और जो सेंट्रल आइटम है जैसे सल्फर, वो दिखाता है +2, +4, +6। ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ EO2 ऑक्सीडेशन स्टेट, EO2 वाला कंपाउंड। तो इसमें सेंट्रल आइटम सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम होता है। जनरली पोलोनियम भी दिखा सकता है PO2, बट पोलोनियम इज मोर स्टेबल इनटू +2। पोलोनियम इज मोर स्टेबल इनटू +2। जनरली होता ऐसा है कि उसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इससे क्या लेना देना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब जब भी आप पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो पोलोनियम बीइंग द एलिमेंट ऑफ द सिक्स पीरियड, उसके अंदर 4f एंड 5d शेल आ जाती है अंदर। 4f एंड 5d सब ऑर्बिट, इसे आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, 4f एंड 5d सब ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इनसाइड, जिनकी शील्डिंग काफ़ी पुअर होती है। और पुअर शील्डिंग होने की वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को काफ़ी स्ट्रांगली खींचता है, और जिसकी वजह से ये जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो ऐसे +2 दिखाएंगे, सॉरी, ऐसे सारे जो ग्रुप 16 एलिमेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। ओके, ऐसे है। आगे देखिए, EO टाइप, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस। देखिए, इसमें ओजोन की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, तो ऐसे ही लिख दिया है। बाकी सल्फर ऑक्साइड देख सकते हैं आप, SO2 है, गैस है। सिलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको एसिडिक या बेसिक नेचर पता करना है, उसे पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए, और फिर आप चाहिए तो उसे बेस से रिएक्ट कीजिए,
अगर वो बेस आपका नेचर चेक करना है तो एसिड से रिएक्ट कर लीजिए, या सिंपली आप पीएच चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। इसे हम एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं। H2SO3 इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड, उसी का ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मतलब इसमें से वाटर निकाल दीजिए H2SO3 से, तो आपको SO2 मिल जाएगा। देखिए ये यही रिएक्शन है, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ, ये जो H2SO3 है, इसमें से अगर आप H2O का मॉलिक्यूल निकाल दे तो ये देखिए ये क्या बच जाएगा फिर इसमें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरह से अगर H2SO4 से वाटर निकालेंगे तो वो आ जाएगा क्या, SO3। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे EO3 टाइप में। जी हाँ, मैं SO3 की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब कोई एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का होता है, सिंपली वाटर में डिजॉल्व कीजिए और ये पता चल जाएगा। तो ये देखिए, इसे कहते हैं सिलेनस एसिड। सिलेनियस भी लिख सकते हैं, सिलेनस भी एसिड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अस, कभी आप देखते हैं ईक आता है, कभी अस आता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मैंने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे वीडियो बना रखी है। तो इनके नाम के पीछे कारण क्या है वो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर ऊपर जो आई बटन है उसमें भी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TO2। SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TO2 सर्व्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, TO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जबकि SO2 जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट में है, +4, तो SO2 का +6 भी बहुत स्टेबल होता है। तो इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि इट एक्ट्स एज अ बोथ। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन भी होता है। ब्लीचिंग एक्शन मतलब कलर वाली चीज़ों को कलरलेस कर देता है। और इसकी जो ब्लीचिंग होती है ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब कपड़े का कलर थोड़ी देर तक निकल जाएगा, बट जैसे ही आप उसे थोड़ी देर फ्री रखोगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालोगे और नॉर्मल जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसमें अगर लेके आते हो, तो कलर वापस आ जाता है। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब एंट्रेंस में भी पूछी जाती हैं। आगे देखिए, EO3 टाइप ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड देन कम्स टेलिरियम ट्राइऑक्साइड, और इन सबको पानी में डिजोल्व कर दिया। ये देखिए, अब ये EO3 में क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये +6 होगा। सेम इधर भी है और इधर भी, सिलेनियम भी +6 और टेलिरियम भी +6, और फिर वाटर के साथ उनका रिएक्शन हुआ। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है, आप एक चीज़ याद रखना, नॉन मेटल whenever they dissolve in water, नॉन मेटल अगर वो मेटालॉइड कैटेगरी के नहीं है, याद रखना, प्योर नॉन मेटल ऑक्साइड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स। और अगर यही मेटालिक ऑक्साइड है और वाटर में डिजॉल्व होगी तो वो क्या बना देगी, बेस। क्या बना देगी, बेस। ये हमेशा याद रखना। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, ये जो पॉइंट मैंने अभी बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता, वो क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे था SO2, मैंने उसे डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, और यहाँ पे क्या आ गया, जी हाँ, H2SO3। H2SO3 और ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सल्फ़र जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे सल्फ़र +4 है। देखिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। सर इसे कैसे ढूंढेंगे, एक तो पहला तरीका आप स्ट्रक्चर से ही ढूंढ लीजिए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये देखिए, H2SO3,
ये हो गया। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये सल्फ़र का ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन खींच लेता है, ये भी खींच लेता है, ये भी, ये भी। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी आएगा। अब ये देखिए, तो सल्फ़र के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए? जी हाँ, टोटल ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ वही होगा इसका आंसर। 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। तो आप ऐसे याद रखिएगा। सेम यही जब आप SO3 लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो ये भी एसिड बनाता है, और वो एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं होता। इसमें भी सल्फ़र देखेंगे तो आप +6 आएगा, सेम जो यहाँ पे आया था। यहाँ पे भी सल्फ़र क्या है? +6। सर लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का कोई दूसरा तरीका? जी हाँ, आप x वाले मेथड से निकाल सकते हैं। x + 3 × -2 = 0। x मैंने सल्फ़र का लिया, 3 ऑक्सीजन है इसके लिए और हर एक ऑक्सीजन का -2, और टोटल अगर आप देखें तो ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक उसी तरह इसमें भी सल्फ़र का आप x ले सकते हैं, +2 हाइड्रोजन आइटम और हर एक हाइड्रोजन आइटम का +1। हाइड्रोजन आइटम का +1 इसलिए लिए क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच होता है और ऑक्सीजन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। +4 ऑक्सीजन और हर एक का -2, टोटल इज 0। ठीक है, तो ये देखिए x + 2 - 8 = 0, x +6। ये देखिए यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। आपको चाहिए तो मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखें तो जो सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन है उसे ऑक्सीजन खींच के रखता है। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जी हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। इसे कौन खींच लेगा? ये सारे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 ही है। तो एक स्ट्रक्चर से डिटरमाइन किया और एक एक्स वाले मेथड से। तो आप कोई बोलता है सर कौन सा मेथड बेटर है? ऑब्वियसली, नो डाउट, स्ट्रक्चर इज मच बेटर देन द एक्स मेथड, बिकॉज एक्स मेथड डजेंट वर्क एवरीवेयर। अब आगे देखिए, ग्रुप 17 के भी देख लेते हैं हम ऑक्साइड। ग्रुप 17 halogens forms many oxide with oxygen, but most of them are unstable. ओके, बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं बट वो सारे अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए OF2, O2F2, यही एक ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन +2 दिखाता है और इसमें +1 दिखाता है, बाकी कभी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। However, only OF2 is thermally stable at 298 Kelvin। 298 केल्विन मतलब सिंपल 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये भी टूट जाएगा। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। O2F2 oxidizes polonium to PuF6 and the reaction is used in improving plutonium as and used in removing sorry, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। spent nuclear fuel मतलब क्या? जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसमें प्लूटोनियम होता है, तो प्लूटोनियम को निकालने के लिए हम उसे कंबाइंड फॉर्म में ला देते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन से रिएक्ट करके, और फिर अलग कर लेते हैं। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जो बाय प्रोडक्ट आता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज़ हो जाता है उसके बाद जो बचता है उसमें प्लूटोनियम रहता है, जिसे हम लोग O2F2 से रिएक्ट करके निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्लोरोनेटिंग एजेंट मतलब क्या होता है? फ्लोरोनेटिंग एजेंट इन द सेंस दीज आर दी सोर्स ऑफ फ्लोरीन। सोर्स ऑफ फ्लोरीन मतलब आपको ऐसे फ्री फ्लोरीन नहीं मिलेगा नेचर में, तो ये फ्लोरीन ऐसे फॉर्म में है जिसे हमने नो डाउट आर्टिफिशियली लैब में बनाया है, सिंथेसाइज किया है, और फिर ये रिएक्ट कर लेते हैं सामने वाले एलिमेंट से, इसीलिए इन्हें सोर्स ऑफ फ्लोरीन कहते हैं। अब आगे देखिए, क्लोरीन के वेरियस ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे। क्लोरीन के आप देख सकते हैं Cl2O। मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताते चलता हूँ। यहाँ पे +4, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरीन +6 में है, और यहाँ पे देखें तो आप क्लोरीन +7 में है। तो जनरली जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हेलोजन की, वो +3, +5 और +7 होती है, बट आप यहाँ पे कुछ +1 भी होती है। अब यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल देख सकते हैं, जैसे +4 एंड +6, ये दो। ठीक है,
दीज आर हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड टेंड टू एक्सप्लोड, बुम करके ऐसे एक्सप्लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। मैंने बताया था आपको ब्लीचिंग एक्शन होता है जिसमें कलर को चेंज कर दिया जाता है, कलरलेस स्पीशीज, कलर स्पीशीज कलरलेस हो जाती हैं, और भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ब्रोमीन ऑक्साइड Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ब्रोमीन दिखाता है +1, बीच वाले में +2 और यहाँ पे +6। ठीक है, मिडिल रो एनॉमली। ठीक है, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आपके लिए कि आपको ये मिडल रो एनामली का बताना है, ये क्या होता है। आप गूगल यूज़ कीजिए, कोई भी डेटा यूज़ कीजिए और मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल रो एनॉमली। सर बट हमें ढूंढने में तो टाइम लगेगा। जी हाँ, जब आप इसे ढूंढोगे तो आपको कुछ और नई चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप आप समझ सकते हो। आयोडीन ऑक्साइड I2O5 एंड I2O7, यहाँ पे आयोडीन आएगा +4, यहाँ पे आयोडीन आएगा +5 और यहाँ पे आयोडीन आएगा +7। ठीक है, ऐसे आर इनसॉल्युबल सॉलिड, decompose on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and used in estimation of carbon monoxide। जी हाँ, इसका जो रिएक्शन है ये मैंने ग्रुप 14 में बताया है। ग्रुप 14 में हमारी 11th स्टैंडर्ड की वीडियो में इसे मैंने कंप्लीट किया है कि ये आयोडीन O5 जो है I2O5, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देता है और फिर हम उसे सोडियम थाओसल्फेट के साथ टाइट्रेट करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि कितना कार्बन मोनोऑक्साइड था, और इस प्रोसेस के दौरान I2O5 कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। ठीक है, आगे देखिए, हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन आर मोस्ट स्टेबल देन लोअर वंस। हेलोजन के जो हायर ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसके कंपेयर में, लोअर के कंपेयर में, याद रखना आप ये। ओके, हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल दैन दी लोअर ऑक्साइड्स वन, क्योंकि हायर ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें सेंट्रल आइटम का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू फजान रूल। कैसे, अगर सेंट्रल आइटम मान लीजिए बहुत हाई स्टेट में +7 में, तो जो सेंट्रल आइटम है +7 में उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, और साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा सामने वाले अनायन को वो स्ट्रांगली उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा। मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। Group 18 element. Noble gases element are chemically inert and do not directly react with oxygen. ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इनके जो इनके भी ऑक्साइड हैं, जनरली जेनॉन बनाता है XeO3, XeO4 भी है जो कि एक्सप्लोजिव है, अनस्टेबल है, ऐसे भी है, बट ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बनाते, इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। ओके, उनकी रिएक्टिविटी हेलोजन के साथ, और 17 की भी। तो देखते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हेलोजन टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स, वही EX6, EX4, EX2। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था वो +2 दिखाते हैं, +4 दिखाते हैं और +6 दिखाते हैं। कौन, जी हाँ, ग्रुप 16 एलिमेंट। आप इसे याद रखेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूँ, पार्ट 4 में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद पार्ट 5 में अच्छे से बताया कि ये ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों दिखाते हैं, इसके अलावा दूसरे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाते। अब देखिए, हेक्साहेलाइड, हेक्साहेलाइड मतलब 6 हेलोजेंस। ये देखिए, SF6, SeF6 and TF6 are formed by direct combination. They are colorless gases. They have sp3d2 hybridization and possess octahedral structure. SF6 is exceptionally stable halide for steric reason. जी हाँ, एक SF6 में 6 फ्लोरीन आटम सल्फर को सराउंड करके रखते हैं, और ये इतना स्टेबल होता है कि थर्मोडायनामिकली मोस्ट फेवरेबल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी इसका नहीं हो पाता। जी हाँ, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो थर्मल डायनामिकली बहुत बहुत फेवरेबल होता है, मतलब वो उस रिएक्शन हो ही जाता है जनरली नॉन मेटल हेलाइड्स के साथ, बट SF6 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो SF6 सबसे ज़्यादा, फिर SeF6,
और फिर TeF6। अदरवाइज जनरली आप अदर फैमिली में देखेंगे जो हेलाइट की स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइट डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडीन। जी हाँ, आप बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो स्मॉल होता है। जैसे जैसे फ्लोरीन और सल्फर का बॉन्ड स्मॉल होगा, कोवलेंट नेचर का होगा, और छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बड़ा बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टेट्रा हेलाइट पे। तो टेट्रा हेलाइट में SF4 है, SeF4 है, TeF4 है, TeCl4 है। SF4, SeF4, TeF4 have sp3 hybridization and thus trigonal bipyramidal geometry with one equatorial position occupied by lone pair। ठीक है, SF4 है, इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और SF6 का इन्होंने क्या बताया? ऑक्टाहेड्रल। चलिए जरा एक एक बार इनकी ज्योमेट्री भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं SF6 का। तो SF6 का आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो अगर आप स्टेरिक नंबर देखें तो ये 6 है। तो एक सल्फर, एक S सब ऑर्बिट, देन 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो टोटल कितना हो गया? 6। जी हाँ, आप इसको ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। एक्चुअली सब ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल होता है। ओके, जब आप सब ऑर्बिट के अंदर नंबर लगा देते हो तब उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे 2p अगर आपने बोला तो वो सब ऑर्बिट है, लेकिन जैसे ही आपने 2px, 2py, 2pz की बात कर दी तो वो क्या हो गया? ऑर्बिटल। 6 है। तो यहाँ पे सेंटर में जो है वो सल्फर होगा, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लोरीन का अरेंजमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा, ये चौथा, और एक ऊपर और एक नीचे। ये ऐसे, ये जो है ये प्लेन में है। आप ऐसे मत सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि ये जो बॉन्ड है ये आपके साइड है, ये आपके साइड है ऐसे। जी हाँ, मैं ये जो बोर्ड है उसकी प्लेन की बात कर रहा हूँ, और ये पीछे के साइड है। जी हाँ, ये ऐसे पीछे की साइड है, और ये ऊपर और ये नीचे। तो जब आप इसको टच कराएंगे ऐसे, मैं इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये ऐसे टच करेंगे तो एक फेस, और जब ये इसको टच करेगा तो ये दूसरा फेस। ठीक है, ऐसे। और जब यहाँ पे आप टच करोगे तो ये तीसरा फेस, और फिर ये आ जाएगा चौथा फेस। ठीक है, ऐसे 4 फेस, और फिर यही 4 फेस ऐसे कुछ नीचे भी बन सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये फ्लोरीन, ये सल्फर, मतलब ये फर्स्ट फ्लोरीन, ये सल्फर सेकेंड, और ये थर्ड, इनको मिलके भी एक फेस बनेगा। ये देखिए, और ऐसे यहाँ पे एक फेस। और जैसे जैसे ये सल्फर इसके साथ यहाँ पे बनाया था, ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी एक बन जाएगा। ये वाला। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके टोटल 8 फेस होंगे। जैसे ये 1, ये 2, एक 3, एक पीछे, और ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ए पीछे वाले को मैं 7 ले लेता हूँ। 1 2 3 ये सामने जो दिख रहा है 4 5 6, और इसके पीछे जो फेस आएगा, जैसे 2 आया ठीक उसी के पीछे 7 होगा, और ठीक इसी के फर्स्ट के पीछे 8। तो 8 फेस होने की वजह से इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ है, एंगल से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। इन फिलहाल स्टेट बोर्ड में वो इतने डिटेल में नहीं पूछते। जी हाँ, अभी SF4 का भी बाकी है। तो SF4 में अगर आप देखें, SF4 में, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है समवॉट अराउंड कुछ ऐसे। ये S हो गया, ये F, यहाँ पे F, एक सल्फर की ये लोन पेयर, और यहाँ पे कुछ ऐसे, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे ये फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आपकी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा होगा कुछ। अगर आपको याद हो तो आपने खेला है सीसॉ। याद है, आप यहाँ पे बैठते थे, आपका फ्रेंड यहाँ पे, आप हमेशा नीचे ही रहते थे क्योंकि आप गोलू मोलू थे। जी हाँ,
तो ये सीसॉ। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे? जी हाँ, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये एक लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लोन पेयर 1। जी हाँ, ये स्टेरिक नंबर है। और लोन पेयर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, तो उसको 1 लेना है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5। तो sp3d। और sp3d में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है। तो टीबीपी में जब एक लोन पेयर आता है तो उसका जो शेप होता है, उसका जो शेप होता है वो हो जाता है सीसॉ। ओके, सीसॉ ऐसे है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नॉर्मल की तरफ। अब देखिए डायहेलाइट। डायहेलाइट देखिए, SCl2, SeCl2, TeCl2 have sp3 hybridization and thus possess tetrahedral structure with two equatorial position occupied by lone pair। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इनका इस तरह से होगा। अब जैसे यहाँ पे S मान लीजिए, S के ये हो गया Cl और ये भी हो गया Cl। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। जी हाँ, जैसे H2 का स्ट्रक्चर होता है समवॉट वैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए क्लोरीन का कितना, 2 2 4 और 1 7। ऐसे ही ये क्लोरीन का भी। तो ये कौन से, इनका शेप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या चेक करना होता है? सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। तो टोटल आप देखें तो कितना हो गया? 4। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। और sp3 का जनरली जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल। बट जब उसमें 2 लोन पेयर आ जाती है तो उसका शेप हो जाता है बेंट, या फिर वी शेप बोल सकते हैं आप, या फिर इसे बोल सकते हैं एंगुलर। एंगुलर कैसे? इसको जस्ट मोड़ दीजिए, ऐसे बना दीजिए तो देखिए एंगल जैसा हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे। और बेंड कैसा? जी हाँ, मान लीजिए कि ऐसे सीधा होता CL, तो ये लीनियर होता बट उसे बेंड कर दिया गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायहेलाइड। अब देखिए मोनोहेलाइड भी होते हैं जो कि डायमेरिक होते हैं नेचर में। कैसे डायमेरिक? मतलब जनरली स्टेबल ना होने की वजह से दो मिलके एक बना देते हैं। जैसे SF है तो 2 SF मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये S, ये S। चलिए मैं उसी पेज पे बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे स्ट्रक्चर H2O2 का होता है ना, कुछ वैसे ही इनका भी स्ट्रक्चर होता है। ये O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक उसी तरह से S, S, F, F ऐसे, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, H2O2 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा, ओपन बुक स्ट्रक्चर। सर ओपन बुक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं इसको? जी हाँ, ये कुछ बुक की तरह ही है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर आता है और फिर आप ऐसे। ओके, अब इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेनियम है, सिलेनियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? जी हाँ, सिलेनियम यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे सिलेनियम कितना हो गया? +4। और यहीं पे सिलेनियम कितना हो गया? 0। आई होप आप सबको पता होगा क्योंकि सिलेनियम एक एलिमेंटल स्टेट में है तो ये 0 हो गया। और सिलेनियम का आप एक्स वाले मेथड से पता कर सकते हैं, S+4। हर एक क्लोरीन का -1, टोटली 0 क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है। और सिलेनियम को मैंने एक्स ले लिया तो ये क्या आ गया? +4। और ठीक उसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं, 2 सिलेनियम है तो 2x और 2 क्लोरीन तो -1, ओवरऑल 0 क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -1, और सॉरी x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो जब सेम स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज भी हो
और रिड्यूस भी हो तो उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूल के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन हो जा रहा है। फाइंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SeF4NaCl2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ग्रुप 17 एलिमेंट हेलोजन combines amongst themselves to form a number of compound known as interhalogen compound। देखिए, अब ये हेलोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलोजन आपस में ही कंबाइन करते हैं और इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। अब इंटर हेलोजन मतलब क्या? इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटर मतलब इन बिटवीन, दैट इज हाइड्रोजन जो है वो आपस में ही कंबाइन करके कंपाउंड बना लेते हैं। उनका जनरल फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, XX-XX-3, XX-5 और XX-7। अगर आपने मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली पार्ट देखी थी तो आपको याद है, मैंने बताया था कि हेलोजन +1 -1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये ऐसा कुछ आया, XX-1, XX-3, XX-5 और फिर XX-7। तो ये देखिए सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनका कारण आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, मुझे याद है मैंने एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट करके सब कुछ क्लियर कर दिया था, और अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, X जो होता है इट्स अ बिगर हेलोजन, द X इज कॉल्ड एज अ बिगर हेलोजन। X is called as bigger halogen and X dash is called as smaller halogen। ओके, इसके बारे में आगे पूरा डिटेल में है तो हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो बिगर हेलोजन है ये होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिगर हेलोजन इज व्हाट? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्मॉलर हेलोजन तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा और इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। Where X is the halogen atom of with larger size and X dash is the halogen atom with smaller size. More details of interhalogen compounds are included in section 7.12। अब आगे देखिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप 18 एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी। ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, जल्दी वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन क्रिप्टन और जेनॉन हाउएवर रिएक्ट डायरेक्टली विथ फ्लोरीन टू गिव देयर फ्लोराइड। ये क्रिप्टन और जेनॉन क्यों? कंपेयर टू अदर फैमिली मेंबर, दैट इज क्रिप्टन और जेनॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हीलियम, नियॉन और आर्गन के कंपेयर में कम है। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टन और जेनॉन की जो साइज़ है वो बड़ी है, और साइज़ बड़ी होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो ये देखिए, जब जेनॉन गैस को आप फ्लोरीन गैस से रिएक्ट करोगे 673 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब समवॉट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस पे, और वो भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको XeF2 मिलेगा जो कि सॉलिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेनॉन फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6 आर क्रिस्टलाइन एंड कलरलेस विच सबलाइम रेडियली एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सबलाइम हो जाते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या है पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट का? पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब वो फ्लोरीन का सोर्स है, फ्लोरीन का सोर्स है, मतलब सामने वाले में फ्लोरीन ऐड कर देते हैं। आगे चल के हम XeF2, XeF4 और सबका स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।